सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच 30 साल में तीसरी जंग की आशंका बढ़ रही थी। ये वीडियो भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत को बचाने और पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी को विस्तार पूर्वक बताती है। सन 1971 के शुरुआत में जब ये साफ हो गया कि अब युद्ध टल नहीं सकता, तो भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारी में जुट गई। आईएनएस विक्रांत 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और ये उस समय का भारतीय नौसेना के पास एक इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था। आईएनएस विक्रांत के ऊपर युद्ध के दौरान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच नाकाबंदी करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 1971 में विक्रांत बॉम्बे में ही था और उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बॉयलर में लीक्स और क्रैक्स थे और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसकी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी था। एडमिरल नंदा, जो उस समय भारतीय नौसेना प्रमुख थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो खुद आईएनएस विक्रांत की वास्तविक क्षमता को देखेंगे। मई 1971 में कई तरह के ट्रायल्स किए गए। जून महीने के आखिर में सफलतापूर्वक ट्रायल करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि आईएनएस विक्रांत में अभी भी युद्ध में भाग लेने की क्षमता है। हालांकि सफलतापूर्वक ट्रायल के बावजूद भी कुछ दिक्कतें थी, जिन्हें ध्यान में रखकर आईएनएस विक्रांत की स्पीड सीमा को 14 नॉट्स तक सीमित कर दिया गया और कुछ समय बाद आईएनएस विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर ने सब सीमा बाधाएं हटा दी। थ्रेट्स टू आईएनएस विक्रांत को खतरा। जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया है कि आईएनएस विक्रांत को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियों से था। पश्चिम में 3 डेफने क्लास की पनडुब्बियां आसानी से आईएनएस विक्रांत को निशाना बना सकती थी, क्योंकि ये आधुनिक पनडुब्बियां थीं और दुश्मन पे निशाना साधने की क्षमता इनमें ज़्यादा थी। आधुनिक टारपीडोज होने से बहुत आसानी से आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाया जा सकता था। भारतीय नौसेना में ये क्षमता नहीं थी कि आईएनएस विक्रांत को इन पनडुब्बियों के हमले से बचा सके। नौसेना के ज़्यादातर सलाहकारों की ये राय थी कि अगर विक्रांत को युद्ध में ना उतारा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर विक्रांत पाकिस्तानी पनडुब्बियों का निशाना बन गया तो भारतीय नौसेना को भारी नुकसान था और पूरे युद्ध पर इसका बुरा असर हो सकता था। आईएनएस विक्रांत को युद्ध में उतारा जाए या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल निर्णय था, लेकिन एडमिरल नंदा ने ये ठान लिया था कि आईएनएस विक्रांत को अपनी क्षमता साबित करने के लिए युद्ध में भाग लेना ही होगा। आईएनएस विक्रांत को आने वाले युद्ध में तैनात ना करना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि विक्रांत के बिना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच नाकाबंदी करना मुमकिन नहीं था। इसलिए भारतीय नौसेना को विक्रांत को युद्ध में तैनात करना जरूरी था, लेकिन पूरी सावधानी और कम से कम जोखिम के साथ। अब एक ही विकल्प था कि किस तरह इन सब पनडुब्बियों से विक्रांत को बचाया जाए। डेफने क्लास पनडुब्बियों में ये कमी थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी, यानी उनकी क्षमता पश्चिमी छोर तक ही सीमित थी। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूर्वी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी में जाकर हमला कर सके। एडमिरल नंदा ने यह तय कर लिया कि सबसे अच्छा तरीका ये है
कि विक्रांत को इन पनडुब्बियों की पहुंच से बाहर रखा जाए, यानी पूर्वी बेड़े में। इस तरह विक्रांत को पाकिस्तानी डेफनी क्लास पनडुब्बियों से सफलतापूर्वक बचाया जा सकता है। लेकिन पीएनएस गाजी पनडुब्बी, जिसका खतरा अभी भी था, क्योंकि वो किसी भी कोने में जाकर हमला करने की क्षमता रखती थी, यानी कराची से लेकर बंगाल की खाड़ी तक रहने की क्षमता रखती थी। अभी ऐसा कोई तरीका खोजना था जिससे विक्रांत के ऊपर पीएनएस गाजी का कम से कम जोखिम हो। इसलिए एडमिरल नंदा ने आईएनएस विक्रांत को पूर्वी नेवल कमांड को सौंप दिया और उसके साथ ब्रह्मपुत्रा क्लास के 2 जंगी जहाज, पेतिया क्लास के 2 समुद्री जहाज और 1 पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए। सिग्नल इंटेलिजेंस, रेडियो इंटरसेप्शन। युद्ध की तैयारी के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, पूर्वी सेना कमांडर, ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी कमांड में हमारी एक सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट होनी चाहिए। ये कदम भारतीय नौसेना के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ। इस यूनिट की मदद से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की बातचीत का पता लगने लगा और साथ ही साथ पाकिस्तानी नेवल कोड को तोड़ने में भी सफलता मिली। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के कमांडर का ये खास उद्देश्य था कि किस तरह से पाकिस्तानी नौसेना को झांसा देकर आईएनएस विक्रांत को दुश्मन के हमले से बचाया जाए, विशेषकर गाजी से। इसी रणनीति के तहत आईएनएस राजपूत, जो विशाखापट्टनम में ही मौजूद था, उसको निर्देश दिए गए कि आईएनएस विक्रांत का कॉल साइन 20 का इस्तेमाल करना शुरू करे। इस तरह से आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत का कॉल साइन इस्तेमाल करके राशन, डीजल, लुब्रिकेंट्स ऑयल, कपड़े जितनी बड़ी संख्या में एक विशालकाय जहाज को ज़रूरत होती है, उतनी डिमांड करने लगे, ताकि वहाँ मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सके कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, और बहुत ही लो ग्रेड कोड का इस्तेमाल किया जो आसानी से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तोड़ सके और उससे उन्हें ये लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, जबकि विक्रांत को किसी गुप्त लोकेशन पर छुपा दिया गया था। और जैसे ही विक्रांत के ऊपर से खतरा टलता है, आईएनएस विक्रांत को पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी करने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल जैकब की इंटेलिजेंस यूनिट के मैसेजेस जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को मिले, उनसे ये साबित हो गया था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। और इस तरह भारतीय नौसेना पाकिस्तानी नौसेना को चकमा देने में कामयाब हो गई और पाकिस्तानी नौसेना ने विश्वास करके कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, अपनी पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत को ख़त्म करने का काम दे दिया। लेकिन ये अत्यंत जोखिम भरा मिशन था। पीएनएस गाजी ने अपने मिशन की शुरुआत पश्चिमी पाकिस्तान से शुरू करके भारतीय नौसेना के बंदरगाहों से छुपते छुपाते पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में घुसना, विशाखापट्टनम के नज़दीक आना, आईएनएस विक्रांत को ढूंढना, उस पर हमला करना और हमले के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। अपने मिशन को पूरा करने के लिए पीएनएस गाजी को ये सारी बाधाएं पार करनी थी। अगर पीएनएस गाजी विक्रांत को डुबोने या नुकसान पहुंचाने में सफल हो गई होती, तो इससे भारत की नौसैनिक योजनाओं को बहुत नुकसान होगा और पूरे युद्ध की रणनीति पर बहुत बुरा असर होगा। इससे पाकिस्तानी नौसेना का बंगाल की खाड़ी में दबदबा कायम हो जाएगा, यानी एकदम बाजी पलट जाएगी।
पाकिस्तानी नौसेना ने अपनी बड़ी सफलता की उम्मीद में बहुत सारी बाधाओं के बावजूद मिशन को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। तो इस तरह 14 नवंबर से पीएनएस गाजी ने अपने मिशन की शुरुआत करके 25 तारीख को मद्रास से होती हुई 3 दिसंबर को विशाखापट्टनम में पहुंच गई और पाकिस्तानी नौसेना के निर्देश अनुसार जोन विक्टर, जो विशाखापट्टनम का कोड नेम था, वहां अपनी पोजीशन ले ली। 3 दिसंबर 1971 शाम के 5:45 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने एक साथ भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों पर हमले कर दिए। जंग एक बार फिर छिड़ चुकी थी। आईएनएस राजपूत, जो पाकिस्तानी नौसेना को झांसा देने के लिए आईएनएस विक्रांत के रूप में विशाखापट्टनम में खड़ा था, उसे भी जंग में हिस्सा लेने के निर्देश दे दिया, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस ने पीएनएस गाजी का मैसेज कि वो जोन विक्टर में पहुंच चुकी है पकड़ लिया था। जोन विक्टर वी यानी विशाखापट्टनम। इसलिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस राजपूत को पूरी सावधानी के साथ विशाखापट्टनम बंदरगाह से निकलने का निर्देश दिया, लेकिन जैसे ही आधा किलोमीटर चले उन्हें पानी में हलचल नजर आई और वो समझ गए कि ये गाजी ही है। आईएनएस राजपूत के कैप्टन ने बम भी डलवाए और अपने मिशन के लिए आगे बढ़ गए। 4 दिसंबर सुबह 12:15 बजे लोग प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश सुनने का इंतजार कर ही रहे थे कि उसी समय एक बहुत बड़ा धमाका विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि घरों के शीशे तक टूट गए। पहले लगा कि भूकंप आ गया है या पाकिस्तानी सेना ने बमबारी कर दी, लेकिन फिर उन्हें समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई में उठते हुए देखा तो लगा कि समुद्र के अंदर बहुत शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। कुछ घंटों के बाद नौसेना के गोताखोरों ने जाकर देखा कि ये पीएनएस गाजी ही है। इस सफलता का श्रेय भारतीय नौसेना की सटीक प्लानिंग को जाता है। पाकिस्तानी नौसेना के पास आधुनिक पनडुब्बियां होते हुए भी अपनी सूझबूझ से उन्हें चकमा देने में कामयाब हुए। इस सटीक प्लानिंग के कारण ही भारतीय नौसेना को युद्ध के शुरुआती घंटों में ही पीएनएस गाजी की तबाही के रूप में बड़ी सफलता मिली। गाजी के डूबने के कारणों में आज तक पूर्ण रूप से कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। कई तरह की संभावनाएं सामने आई हैं। पहली संभावना ये कि पीएनएस गाजी को आईएनएस राजपूत ने ही डुबोया होगा, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही आईएनएस राजपूत ने गाजी के ऊपर निशाना लगाया था और कुछ मिनट बाद जोरदार धमाका हुआ था। तो ये एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना ये कि गाजी अपनी बिछाई सुरंगों के ऊपर से गुजर गई हो। तीसरी संभावना ये कि गाजी के अंदर जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई थी, इस वजह से विस्फोट हुआ। नौसेना के अफसरों की जांच पड़ताल और गोताखोरों ने गाजी के अवशेषों और लॉग बुक से जो संदेश भेजे थे, उनसे ये पता चलता है कि गाजी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई, इसलिए जोर का धमाका हुआ और गाजी तबाह हो गई। तो इस तरह गाजी का अंत हुआ और आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा था वो टल गया। अब विक्रांत बिना किसी बड़े खतरे के बंगाल की खाड़ी के युद्ध में भाग ले सकता था।